जो माइक्रोस्कोप का यूज करके हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के निकालते हैं, वो लेबोरेटरी में निकालते हैं। Recording in progress. तो हम इसको ब्रीफ कर देते हैं। उससे न्यूमेरिकल बन सकता है क्या उससे? नहीं, न्यूमेरिकल नहीं बनता है, न्यूमेरिकल नहीं बनता। आप दिखाते हैं तो समझ में आता है। मेजरमेंट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of glass using traveling microscope। एक्चुअली वो जो ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप होता है, माइक्रोस्कोप ही है, लेकिन ये ऊपर नीचे मूव करने वाला। देखो हम इसको दिखाएंगे, तुम्हारे लिए रखे हुए हैं दिखाने। दिख रहा है? यस सर। ये आपके ये जो सिस्टम में दिख रहा है, ये वाले? यस सर। यही है ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप। और ये आपका माइक्रोस्कोप है ना? यस यस। और ये जो माइक्रोस्कोप यहाँ जो तुम स्क्रू देख रहे हो, ये वाली, इसको ढीला करेंगे तो ये माइक्रोस्कोप ऊपर नीचे इस स्केल के ऊपर नीचे करेंगे। समझ में आ रहा है? यस। तो यही इस माइक्रोस्कोप वर्टिकली ऊपर नीचे मूव कर। और यहाँ पे देखो तो दो प्रकार की स्केल है इस जगह पे, यहाँ दिख रहा होगा ये वाली। एक तो ये आपका मेन स्केल हुआ, ये वाली। और एक उंगली वाला नहीं मूव कर रहा है, उंगली वाला नहीं दिख रहा है, ये वाली मूव नहीं कर रहा, ये मूव नहीं करना है। एक मिनट है। आवाज आ रहा है आप लोग को? यस। नहीं, जो वीडियो में आवाज है वो नहीं सर, नहीं सर, उसका साउंड ऑफ है ना, म्यूजिक। नीचे इसका म्यूजिक कहाँ से ऑन होता है? नीचे सर लेफ्ट साइड में कोना में साउंड वाला ये दिया हुआ। हाँ। अब आ रहा है आवाज? नहीं, फिर भी नहीं आ रहा। सर एक तरह से एरर टाइप का हो गया नहीं सर? नहीं, एरर टाइप का नहीं है। एक्चुअली ये जो है ये जो माइक्रोस्कोप है ना, यस, ये ऊपर नीचे करता है और इसके साथ ये वाली स्केल लगी हुई है और इसके साथ जुड़ा हुआ है यहाँ पर एक स्केल। इसको हम अगर दिखाए स्केल के साथ माइक्रोस्कोप जो है वही माइक्रोस्कोप है। इसका स्केल पीछे छूट गया है। इसका जो स्केल है ना पीछे छूट गया है। कितना दाम है देख रहे हैं? 1,50,000।
ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप ओके ये है, इसका भी स्केल पीछे छुप गया है। दूसरा कोई देखते हो, सिमुलेशन इसका मिलता तो मैं समझा देता। सिमुलेटर ये किसका नेटवर्क उसके बारे में बहुत कम है। सिमुलेशन माइक्रोस्कोप ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप चलो ना यहीं से समझाते हैं, यस सर, इसको समझ समझ। रहे हैं। पहले क्या करना है कि नीचे में है ना, एक ग्लास का पेपर रख देना है। नीचे में ग्लास का पेपर रख देना। जैसे मान लो ये कोई पेपर है मेरे पास ये, और यहाँ एकदम से बीच में वो डॉट लगा देना है ग्लास, ये पेपर का पेपर, जिसको हम यहाँ रख देंगे इस जगह, और वहां पे एक डॉट लगा देंगे। डॉट लग गया, येलो कलर का दिख रहा है डॉट। यस सर, और इस माइक्रोस्कोप से हम इसकी ऊंचाई को ऊपर से देखेंगे, है ना, यहाँ से ऊपर से देखेंगे तो हमको क्या होगा, ये डॉट फोकस होगा। और ये कहाँ पर है, कितनी ऊंचाई पर ये माइक्रोस्कोप से हमको वो डॉट दिख रहा है, वो ऊंचाई को हम माप लेते हैं इस स्केल से। स्केल से दिखेगा ना कि कितनी ऊंचाई पर ये रखा होगा। यस, तो इस डॉट की मेजरमेंट हुई R1। डॉट की मेजरमेंट कितनी हो जाएंगी, और ये हो जाएगा मेजरमेंट ऑफ डॉट ओनली। ठीक है, यस, अब इसके बाद इसी डॉट के ऊपर में एक ग्लास स्लैब रखें। इस डॉट के ऊपर में जिस ग्लास का थिकनेस हमको मापना है, इसी के ऊपर में हम रख दिए। ये ग्लास स्लैब हम उसी डॉट के ऊपर में। अब क्या होता है, अगर मान लो कि ये तुम्हारा ग्लास स्लैब, तो तुम्हारा ग्लास स्लैब जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ है म्यू, और यहाँ पे तुम्हारा डॉट, इस जगह पे नीचे में डॉट। और अगर हम ऊपर से इसको देखेंगे, ऊपर से अगर हम इसको देखेंगे तो क्या हमको यहाँ दिखेगा, नहीं ना, ये हमको थोड़ा ऊंचा दिखेगा, यहाँ पे दिखेगा इमेज। यस, ये हो जाएगा इसका, ये हुआ आपका मेन, ये हुआ रियल थिकनेस, मतलब कि रियल डिस्टेंस। यस, और ये हो जाएगा एपरेंट डिस्टेंस, जिसको हम इमेज डिस्टेंस कहते हैं, वाई। तो बताओ तो इमेज डिस्टेंस क्या होता है। इमेज डिस्टेंस हवा से देख रही है तो 1 1/1, यस सर, बराबर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया T जी, डिवाइडेड बाई म्यू। यस सर, तो म्यू बराबर क्या होगा, T बटा में y। तो T क्या है, थिकनेस, एक्चुअल थिकनेस, एक्चुअल डिस्टेंस, यस सर, चलिए, एक्चुअल डिस्टेंस। और y क्या है, एपरेंट, वाई एस अपेरेंट डिस्ट्रिक्ट, एपरेंट डिस्टेंस। अब यही दो ठो का मेजरमेंट करके हमको भाग दे देना है, तो म्यू निकल जाएगा। यस सर, अब इसको हम कैसे भाग देते हैं, उसको पूछ सकते, हाँ लिखे थे।
अच्छा, इसी पे लिखा गया है। Yes. Copy the कोई बात नहीं, नोट करते चलो तुम लोग, तो ये हट जाएगा। एक्चुअल डिस्टेंस बटा में एपरेंट डिस्टेंस निकालेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा, और इस माइक्रोस्कोप से हम यही एक्चुअल डिस्टेंस निकालते हैं और एपरेंट डिस्टेंस। इस माइक्रोस्कोप से यही एक्चुअल डिस्टेंस और एपरेंट डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, यही आपको सीखना है। हो गया? इतना पार्ट तो आप पहले से जान रहे हो। Yes. ये तो फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं ना एपरेंट डेप्थ की। Yes, sir. अब ये एक्चुअल डिस्टेंस और एपरेंट डिस्टेंस निकालने की विधि को हम समझ, बस सिंपल, बस ये सीखना, ये सीख के काम करना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो कागज का हम एक डॉट बनाए और उस डॉट को हम रख दिए कहाँ पे, डॉट को रख दिए Traveling with microscope. ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप के नीचे, Yes. यहाँ रख दिए डॉट, और ऊपर से हम इसको देख लिए, इसको थोड़ा ऊपर नीचे कर लेंगे। जो ट्रेवलिंग माइक्रोस्कोप है इस स्केल के ऊपर में स्लाइड करके ऊपर नीचे कर सकता है। तो हम इसको धीरे धीरे पहले तो एकदम सटा देंगे वो डॉट में और ऊपर से ताके, और धीरे 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 हम इसको ऊपर ले जाएंगे ले जाएंगे ले जाएंगे, और एक ऐसा पोजीशन आएगा जब हमको ये साफ साफ ये डॉट कागज पर बना हुआ दिख जाए। उस डिस्टेंस को हम यहाँ पर मेजरमेंट कर लेंगे, इस जगह पे क्या डिस्टेंस आया उसको मेजरमेंट लेंगे। इस मेजरमेंट को क्या बोलेंगे, इस मेजरमेंट को बोलेंगे R1, मेजरमेंट ऑफ डॉट 1। ठीक है। अब इसके बाद डॉट, ये जो कागज का टुकड़ा आपने लिया था जहां ये डॉट बनाया था, इसी डॉट के ऊपर में आपको ग्लास स्लैब रखना, इसी डॉट के ऊपर में आपको ग्लास स्लैब रख देना है जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, और फिर यहाँ पे डॉट रख के इसके ऊपर में ग्लास स्लैब रख दिया, और फिर उसके बाद इस माइक्रोस्कोप को हम इसके ऊपर स्लाइड करते हुए ऊपर उठाएंगे और इसकी मेजरमेंट कर लेंगे कि ये डॉट आपको कहाँ दिखे। ये तो आपको यहाँ एक्चुअली में नहीं दिखेगा, वो तो कहीं यहाँ दिखेगा। ये हो जाएगा डिस्टेंस R। R2 क्या होगा, R2 होगा डिस्टेंस, है ना, मेजरमेंट, तो मेजरमेंट कहेंगे, वो डिस्टेंस नहीं है, मेजरमेंट ऑफ डॉट विथ ग्लास, विथ ग्लास। और फिर एक बार क्या करेंगे कि इसी ग्लास स्लैब, ये आपका डॉट जहां है रहने दो, इसके ऊपर में जो ग्लास स्लैब रखा है वो रख लो, और इसके ऊपर में एक हम छोटा सा पाउडर यहाँ छिड़क देते हैं, है ना, एक पाउडर छोटा सा छिड़क देते हैं। पाउडर की थिकनेस बहुत कम होती है ना, लाइकोडियम पाउडर बोलते हैं, ये छिड़क देते हैं। और फिर हम इसको पाउडर छिड़क कर, यहाँ पर आपका डॉट है,
डॉट के ऊपर ग्लास है, ग्लास के ऊपर पाउडर है, और हम इस पाउडर का मेजरमेंट कर लेते हैं कि पाउडर ऊपर से कितनी दूरी पर दिख रहा है। ये तो इसको फिर हम थोड़ा और ऊपर स्लाइड कराएंगे, ये हो जाएगा R3 होगा मेजरमेंट ऑफ पाउडर ओवर ग्लास, ओवर ग्लास। ठीक है, ये मेरी 3 मेजरमेंट है। अब ये 3 मेजरमेंट के साथ हम इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखो कैसे निकालते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा R3, ये हुआ आपका एक्चुअल थिकनेस R3 माइनस R एंड डिवाइडेड बाई R3 माइनस R। R3 माइनस R2 क्या होगा? R3 माइनस R1 हो जाएगा एक्चुअल डिस्टेंस। R3 देखो यहां से, ये आपने नापा R1, ये नापा R3 और ये नापा R2, ये ना नापे हो, ये जो इमेज नापे, ठीक है। तो R3 का रीडिंग ज्यादा आता है क्योंकि ये ऊपर जाएगा ना, R3 का रीडिंग ज्यादा आता है। यहाँ देखने में लग रहा होगा कि R1 ज्यादा है, R3 कम है, R2 से ज्यादा है, लेकिन जब ये धीरे धीरे ऊपर जाएगा, ये जो माइक्रोस्कोप है, ये तो माइक्रोस्कोप ऊपर जाएगा, तो यहाँ जो रीडिंग है वो तो बढ़ते चला जाएगा ना, रीडिंग में बढ़ते चला जाएगा। तो इस केस में मेजरमेंट इसके बदल जाएगा। तो ध्यान से समझिए, यहाँ पे R3 माइनस R1 हो जाएगा एक्चुअल डिस्टेंस, और R3 माइनस R2 हो जाएगा एपरेंट डिस्टेंस। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या बनेगा? एक्चुअल डिस्टेंस R3 माइनस R1 और एपरेंट डिस्टेंस क्या बनेगा? R3। अब आपको एग्जाम हॉल में इस तरह का अगर न्यूमेरिकल आता है तो आपको R1, R2 और R3 ये तीनों का मेजरमेंट दिया रहेगा। एक बार डॉट का मेजरमेंट दिया रहेगा, एक बार ग्लास स्लैब रख करके मेजरमेंट दिया रहेगा, और एक बार पाउडर रख करके उसका मेजरमेंट दिया रहेगा। तो डॉट का मेजरमेंट में पाउडर के मेजरमेंट को घटा दोगे, डॉट के मेजरमेंट में पाउडर का मेजरमेंट घटा दोगे तो आपको एक्चुअल डिस्टेंस, ठीक है। और पाउडर के मेजरमेंट में स्लैब का जो डॉट है उसका, स्लैब के साथ जो डॉट है उसका मेजरमेंट घटा दोगे R3 माइनस, और इसके साथ भाग दे दोगे तो आपको रिफ्रैक्टिव। तो यही फॉर्मूला, क्योंकि ये माइक्रोस्कोप जो है वो ऊपर नीचे स्लाइड करता है, वर्टिकली ही स्लाइड करता है, याद रखना, ये हॉरिजॉन्टली स्लाइड नहीं कर रहा। हालांकि ये मेरे पास सिस्टम है, इसको हम आगे पीछे कर सकते हैं, देख रहे हो ना ये स्क्रू लगा हुआ है, ये स्क्रू से हम आगे पीछे भी कर सकते हैं, लेकिन स्लैब की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नापने के लिए हमको हॉरिजॉन्टली इसको नहीं चलानी है, इसको हमेशा यही एक फॉर्मूला है जिस फॉर्मूला को यूज करके हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट। नोट कर लिया? यस। तो R1 हम दिखा दिए थे, R1 क्या है? तो R1 है मेजरमेंट ऑफ डॉट ओनली। R2 क्या है? R2 है मेजरमेंट ऑफ डॉट विथ ग्लास स्लैब।
और R3 क्या है? मेजरमेंट ऑफ पाउडर ओवर द ग्लास। ये 3 मेजरमेंट कर लीजिए, ये 3 मेजरमेंट आपको दिए रहे। और फिर एक्चुअल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, एपरेंट डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, इसका फॉर्मूला मैंने यहाँ बना दिया है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए जो यहाँ फॉर्मूला मैंने है, इसको लगा दीजिए, भाग दे दीजिए। यस सही है। इसको हटाते हैं, नोट कर लिया ना? यस सर यस सर। और कोई सिमुलेशन हमको दिखे तो हम दिखा रहे हैं। ये देखो 3 मॉडल है। ये 2 मॉडल आ गया सामने। दिख रहा है? यस ये कुछ दूसरा टाइप का जो हम लोग यूज करते हैं, वो नहीं है, ये कुछ दूसरा टाइप। इससे हम क्या समझते हैं? ये दुनिया में रहे। इसमें लगता है ग्लास स्लैब में ऊपर सर दिख रहा है ये इधर से ताकते ये जो है ना छेद, यस यहाँ से इसी से देखेंगे। ग्लास स्लैब ये रखा हुआ, ये वाला ग्लास स्लैब है ना? यस इसके थ्रू हम लोग इसको देखते हैं। और स्केल मेजरमेंट, स्केल इसका कहाँ पर है? नापने का स्केल पीछे वो डॉट रख दिया चाहिए वाला, देखो उसका ये है, दांत है ना, इसके ऊपर चढ़ता है ये। ट्रैवलिंग माइक्रोस्कोप जस्ट बना दिया है, लेकिन एक्चुअली में नहीं है। एक्चुअल में जो भी हम दिखाए हैं। चलो फिर तो जो फॉर्मूला बताया है ना, वो फॉर्मूला बस याद रखना है। तो हम यहाँ नोट कर देते हैं। R1 क्या था? मेजरमेंट ऑफ डॉट ओनली मेजरमेंट ऑफ डॉट वन। R2 क्या था? मेजरमेंट ऑफ डॉट विद ग्लास लेवल मेजरमेंट ऑफ डॉट विद ग्लास लेवल विथ ग्लास। ये हमको किसका मेजरमेंट देगा? तो वो जो इमेज है ना, उसका मेजरमेंट। और R3 क्या था? मेजरमेंट ऑफ पाउडर ओवर ग्लास मेजरमेंट ऑफ पोजीशन ऑफ पाउडर। सब कुछ पोजीशन ही है। पोजीशन, मेजरमेंट ऑफ पोजीशन ऑफ पाउडर, सब में पोजीशन ही है। मेजरमेंट ऑफ पोजीशन ऑफ डॉट, मेजरमेंट पोजीशन ही नापते हैं। यस पाउडर ओवर ग्लास। So R3 minus R1, R3 minus R1 ये हो जाएगा एक्चुअल thickness of glass। और R3 minus R2 ये हो जाएगा apparent।
तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला था ना मेरे पास, एक्चुअल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई अपरेंट। एक्चुअल डिस्टेंस हो गया आपका R3 माइनस R1, और अपरेंट डिस्टेंस हो गया R3 माइनस। ये सब मेजरमेंट दिया रहेगा, R1 R2 R3 ये तीनों भी। तो आपको तो वहाँ क्या बोलते हैं, प्रैक्टिकल तो करना नहीं है एग्जाम हॉल, तो आपको पहचानना है कि कैसे उसका मेजरमेंट होती है। सबसे बड़ा जो दूरी होगा वो समझ लेना ऑर्डर का है, Yes. और सबसे छोटा होगा डॉट का, अकेला डॉट। ठीक है, एक्चुअली में मेजरमेंट ऐसा होता है, ये तुम्हारा ग्लास है, इसकी थिकनेस भी, एक्चुअल थिकनेस, यहाँ आपका डॉट, यहाँ आपका डॉट। तो डॉट को जब अकेला देखा गया, डॉट को जब अकेला देखा गया तो माइक्रोस्कोप यहाँ पर नंबर 1 को, समझे। और जब अकेला डॉट को देखा गया, जब स्लैब रख दिया तब इसको जब देखा गया, ये मान लो पोजीशन आपका वो था, ये इमेज है, इमेज को देखने के लिए ये जो माइक्रोस्कोप था वो उठ गया ऊपर थोड़ा सा, ऊपर उठ गई, yes. यहाँ उठ गया, नंबर 2 पोजीशन पे चला गया, ये हो गया दूरी R। Yes. और जब हम यहाँ पे ग्लाइकोल पाउडर है, जो टर्मरिक पाउडर होता है, उसको हम थोड़ा सा यहाँ पे डाल दिए ताकि ये जो स्पॉट है वो नहीं दिखे, यहाँ डाल दिए। इसको देखने के लिए इसको थोड़ा और हमको माइक्रोस्कोप को उठाना पड़ा। Yes. ये दूरी हो गया आपका, समझ में आ रहा है। Yes, sir. R3 में R2 घटा देंगे तो आपका मेजरमेंट आ जाएगा इसका I का, और R3 में R1 घटा देंगे तो हमको मेजरमेंट आ जाएगा इस ग्लास सिलेक्टर। मेजरमेंट लेते हैं, दूरी नहीं लेते, ठीक है। जो सरकता चला गया उसके अनुसार उसका दूरी। तो R3 सबसे ज्यादा होगा, उसके बाद R2 होगा, उससे कम R। यही जो सरकते चला गया ना, तो इसी से हमको इसका मेजरमेंट मिल गया कि कहां पर दिख। ये वाली जो दूरी हुई है एक्चुअल थिकनेस, ये गिलास यहाँ पर है लेकिन नापाया यहाँ से जा रहा है, और ये जो दूरी हुई अपरेंट डिस्टेंस, ठीक है, समझ में आया। Yes, sir. Yes, sir. चलिए आज से हम लोग शुरू करेंगे वेब ऑप्टिक्स। रोहित, वेब ऑप्टिक्स शुरू हो रहा है। आज
सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में ये प्रैक्टिकल का एक क्या बोलते हैं कोर्स जो तुम पूछे अभी ना, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में है, वही बोर्ड एग्जाम के सिलेबस को मीट में डाल दिया। तो आइए बात करते हैं वेब ऑप्टिक्स की। इसमें हम लोग कुछ फिनोमेना पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम इसमें पढ़ेंगे हाइजेंस वेब थ्योरी। जो डालना था उसी को हटा दिया, डाइजेस्टिव सिस्टम हटा दिया। हाँ? जो डालना था उसी को हटा दिया, जो है प्रैक्टिकल वाला को डाल दिया। हाँ, एक्चुअली बच्चे लोगों का बोझ कम करने के लिए सब प्रयास किया। बढ़िया बढ़िया चैप्टर हटा दिया। केमिस्ट्री में तो देखते हैं कि इनऑर्गेनिक लगभग साफ ही कर दिया। तो बायो में सब डाइजेशन नहीं हटाना चाहिए था, डाइजेस्टिव सिस्टम हटा दिया। पर चलो जो है सो उसी को पढ़ा जाए। वेब ऑप्टिक्स में हम एक पढ़ेंगे हाइजेंस वेब थ्योरी, दूसरा है इंटरफेरेंस, तीसरा हम इसमें पढ़ेंगे डिफ्रैक्शन, और चौथा हम इसमें पढ़ेंगे पोलराइजेशन। क्योंकि ये 4 टॉपिक है लोगों को इस बार पढ़ने के लिए। हाइजेंस वेब थ्योरी, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन। लाइट के बारे में हम लोग के पास शुरू से ही हमेशा कंफ्यूजन रहा, ये लाइट एक्चुअली है क्या। मतलब लाइट एक जगह से जो दूसरी जगह जाता है वो किस प्रकार जाता है, अपनी एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह जो ले जाता है तो किस तरह ले जाता है। अपनी एनर्जी लाइट या एक पार्टिकल के रूप में ले जाता है या अपनी एनर्जी जो है वो एक वेव के रूप में ले जाता है। तो ये जो 2 घटनाएं हैं, एक पार्टिकल के रूप में लाइट को एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी जाना या वेव के रूप में जाना, ये शुरू से ही कंफ्यूजन वाला विषय रहा। इस पर सबसे पहले जो विचार अपने दिए वो थे न्यूटन। और न्यूटन ने बताया कि जो लाइट एक जगह से दूसरी जगह जाता है वो एज ए पार्टिकल जाता है, और उस पार्टिकल को उन्होंने नाम दिया कार्पस्कल्स। और न्यूटन की एक थ्योरी बनी, न्यूटन्स कार्पस्कुलर थ्योरी। न्यूटन्स कार्पस्कुलर थ्योरी में ये कहा गया कि लाइट जो है वो अपने साथ पार्टिकल लेके चलता है, और ये वो पार्टिकल जो कि आम मीडियम पार्टिकल टाइप का है। और लाइट की कुछ फिनोमेना जैसे लाइट के रिफ्लेक्शन, लाइट के रिफ्रैक्शन, न्यूटन ने बड़ा ही एडहॉक, बड़ा ही अलग अलग तरह का थ्योरी को अज्यूम करके उन्होंने लाइट की रिफ्लेक्शन, लाइट की रिफ्रैक्शन को प्रूफ किया। जो बाद में जितने भी एजम्पशंस न्यूटन के द्वारा माने गए थे वो सब के सब गलत साबित हुए। तो न्यूटन की कार्पस्कुलर थ्योरी जो है पूरी तरह से खत्म हो। न्यूटन साहब जब अपनी इस थ्योरी को दे रहे थे तो उसके 2 या 3 साल बाद ही हाइजेन की थ्योरी, वेव थ्योरी सामने आ गई थी। लेकिन न्यूटन का कद इतना ज्यादा था, इतना बड़ा था कि हाइजेन की थ्योरी को उस समय तवज्जो नहीं दिया गया। जब न्यूटन की पूरी थ्योरी गलत साबित हो गई, एक एक थ्योरी जो न्यूटन साहब के द्वारा दिया गया था तो गलत साबित हो गया, तब जाके हाइजेन की वेव थ्योरी को वेव थ्योरी पर विचार किया। हालांकि हाइजेन की वेव थ्योरी भी आगे चल के गलत साबित हो गया, लेकिन हाइजेन ही एक ऐसे साइंटिस्ट थे जो लाइट को एज ए वेव के रूप में सबसे पहले प्रदर्शित, इसलिए हम लोग इसको हाइजेन की वेव थ्योरी के रूप में पढ़ते हैं। अब जरा देखो न्यूटन की कार्पस्कुलर थ्योरी में न्यूटन साहब ने क्या क्या एजम्पशंस, थोड़ा सा हम इसको समझते हैं, तब आपको पता चलेगा
न्यूटन साहब कितने दिमाग वाले। न्यूटन्स कॉर्पस यूलर। हालांकि ये सिलेबस में नहीं है, बस थोड़ा सा समझो। न्यूटन साहब ने बताया कि जब मान लो कि कोई एक मिरर यहां है, ये मिरर है, और लाइट जब मिरर की तरफ आता है, लाइट जब मिरर की तरफ आता है तो लाइट अपने साथ पार्टिकल लेके आता है। लाइट अपने साथ पार्टिकल लेकर आता, दिख रहा है ये लाल लाल कलर। और न्यूटन साहब ने बताया कि ये जो पार्टिकल है, ये जब मिरर के ऊपर भी तो पार्टिकल है, मिरर के ऊपर भी तो पार्टिकल है। जब मिरर के पार्टिकल के एक खास रेंज में आना शुरू हो जाता है, तो ये जो मिरर के पार्टिकल हैं, लाइट के पार्टिकल को रिपेल करता है। लाइट के पार्टिकल को क्या करता है? रिपेल करता है। और इस रिपल्सन के इन्फ्लुएंस से जो लाइट के पाथ है, वो पाथ इस तरह से कर्व्ड हो जाता है, और ये कर्व्ड होते हुए लाइट यहां तक पहुंचती, और फिर ये जो है दूर भाग जाता है। जो पार्टिकल है इस तरह से फिर दूर भाग जाता है। और इस दायरे तक एक फोर्स पार्टिकल पर लगातार लगते रहे। ठीक है जी। ये न्यूटन साहब का पहला एजम्पशन है कि मिरर से टकराने के दौरान मिरर के पार्टिकल्स लाइट के पार्टिकल्स को रिपेल कर, इसी कारण से लाइट जो है शीशा से टकरा के रिफ्लेक्ट बैक हो जाता। अब रिफ्लेक्शन का नियम क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यही है ना। तो देखो उसको कैसे प्रूव करते हैं। ये हुआ एंगल ऑफ इंसिडेंस I, ये हुआ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन R। ठीक है। लाइट के पार्टिकल इस तरह से आए, मान लो u स्पीड से, और u स्पीड से ही ये भाग गए, u स्पीड से ही भाग गए। तो अब इस u स्पीड का दो कंपोनेंट रिजॉल्व करो, एक कंपोनेंट ये और एक कंपोनेंट ये। अगर I है तो भी I होगा। इधर में कंपोनेंट क्या हो जाएगा? u cos I, और इधर हो जाएगा u sin I। यहाँ जो फाइनल वेलोसिटी है, इसका ये जो वेलोसिटी है u, इसका भी दो कंपोनेंट रिजॉल्व करो। ये एंगल R है तो भी R होगा। इधर में हो जाएगा u cos R, और इधर होगा u sin R। अब जो ये फोर्स लगा पार्टिकल पर, वो तो मिरर के परपेंडिकुलर लगा। इस डायरेक्शन में तो कोई फोर्स नहीं है। एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स का मान क्या है? 0 है। क्योंकि एक्स डायरेक्शन में नेट फोर्स 0 है, इसलिए एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी कांस्टेंट होंगे। तो जो एक्स डायरेक्शन में मिरर से टकराने से पहले की जो स्पीड थी, दैट इज u sin R, एक्स डायरेक्शन में टकराने के बाद भी स्पीड वही होगी। टकराने से पहले था u sin I, टकराने के बाद हुआ u sin R। u और u कैंसिल, sin I बराबर sin R, तो I बराबर हो जाएगा, देख रहे हो न्यूटन का दिमाग। और इस तरह एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूव हो गया।
process बनने के लिए। समझ में आया विवेक कुमार? अब देखो, ये था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ये था क्या? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन। अब लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन कैसे प्रूव करते हैं वो ध्यान से सुनना, वो बड़ा मजेदार। रिफ्रैक्शन लॉ मतलब जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो बेंड कैसे करते हैं, इसके बारे में देखो क्या बोलते हैं। जैसे मान लो ये आपका पानी है, ये पानी है या शीशा है, जो भी है। तो सबसे ऊपर में पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, पानी के पार्टिकल्स हैं। लाइट जब आया इस पानी के सतह पर, ये देख रहे हो सतह, ये पानी के सतह पर से लाइट जैसे ही आ रहा है, तो लाइट अपने साथ किसको ला रहा है? पार्टिकल्स को ला रहा है। न्यूटन साहब ने बताया कि जब ये लाइट के पार्टिकल पानी के पार्टिकल के खास दायरे में आ जाएगा, तो लाइट का पार्टिकल को ये पानी का पार्टिकल अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। और इस अट्रैक्शन से क्या होगा? ये आपका पानी का सतह है। ये अट्रैक्शन से क्या होगा? लाइट के पार्टिकल मुड़ जाएंगे, कर्व हो जाएंगे ना। यस मुड़ जाएंगे, फोर्स लग रहा है ना, फोर्स के कारण क्या होगा? मुड़ जाएंगे। मुड़ जाए, मुड़ गया। और जब ये पानी के भीतर में घुसेगा मुड़ते, तो एक दायरे तक ये मुड़ेगा, एक दायरे तक ये मुड़ेगा, और फिर उसके बाद वो सीधा भाग जाए। दिख रहा है? यहां से यहां तक का पाथ कैसा है? यहां से यहां तक का पाथ कर्व है, कर्व है। ओके, और फिर ऐसे चला गया। इसीलिए लाइट जब हवा से पानी में घुसता है तो टुवार्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाता है। बेंड करने का नियम कितना बढ़िया निकाला है। अट्रैक्शन होगा तभी ना बेंड होगा ना। न्यूटन साहब क्या सोचे कि अट्रैक्ट होगा तभी ना बेंड होगा, बेंड होगा तभी ना नॉर्मल से कम एंगल बनेगा। ठीक है, इस तरह से। अच्छा, एक बात और, जब पानी की तरफ आ रहा था तो ये अट्रैक्ट किया, और जब पानी के भीतर घुस जाएगा तो रिपेल करेगा, यो बोले हैं। सर उनको पता था कि पहले ये बेंड हो जाता है, चोरिया चुका करता है। किसी को कुछ नहीं पता था। ये आंख में धूल झोंक रहे हैं, आंख में धूल झोंक रहे हैं, क्योंकि लाइट की स्पीड उस समय नापा ही नहीं जा सका था। मुझे लगा सर उनको पता था, नॉनसेंस मिला रहे थे। ना, सब कुछ नहीं, आंख में धूल झोंक रहे। समझ में आया? ये एंगल क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। ये एंगल क्या है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। टुवार्ड्स द नॉर्मल बेंड करा। अब देखो इस केस में क्या होगा, तो यहां पर जो स्पीड होगा, यहां पर मान लो स्पीड होगा जो भी VA, और यहां जो स्पीड होगा V वाटर, तो वाटर में स्पीड ज्यादा हो जाएगा ना, क्योंकि मोशन के डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। फोर्स लग रहा है, मोशन के डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। तो वाटर में पानी की स्पीड ज्यादा हो जाएगा हवा के कंपेरिजन। बात समझ में आया? yes, जो
आगे चल के ये साबित हुआ कि ये जो पानी में पानी स्पीड होते हैं, हवा पानी में जो स्पीड होते हैं लाइट के, वो कम होते हैं, हवा में लाइट की स्पीड ज्यादा। जबकि न्यूटन के इस कार्पस्कुलर थ्योरी के अनुसार पानी में स्पीड ज्यादा दिख रहा है और हवा में स्पीड कम दिख रहा है। लेकिन उस समय चूंकि न्यूटन साहब का कद इतना ज्यादा था, बड़ा, उन्होंने ग्रेविटेशन के लॉ दिए थे, भगवान की तरह साइंस की दुनिया में उनको पूजा जाने लगा। सर आइजैक न्यूटन कहलाने लगे थे, उनके बात को काटना मुश्किल था। और उन्होंने अपने इस लॉ को दे करके लगभग 100 सालों तक लोगों से मनवाए, लाइट ऐसा ही चलता है जी जान। लोग माथा पकड़ कर बैठे थे कि भाई लाइट को ऐसे मोड़ते हुए हम कहाँ देखें। तो न्यूटन साहब का कहना है कि तुमको कैसे दिखेगा, लाइट इतना फास्ट स्पीड से कितना फास्ट स्पीड से लौट जाता है कि मुड़ता हुआ तुमको कहाँ दिखेगा। लेकिन भीतर में यही घटनाएं घटती। लेकिन जैसे जब आगे चल के हम लाइट की स्पीड को नापे, है ना, फौकॉल्ट मेथड से, और भी कई साइंटिस्ट लोगों ने लाइट की स्पीड को मापने का उन्होंने तरीका ढूंढा, तब उसके बाद पता चला कि पानी में लाइट की स्पीड कम होती है और हवा में लाइट की स्पीड ज्यादा होती है। न्यूटन साहब का पूरा कार्पस्कुलर थ्योरी जो है, ये अट्रैक्शन रिपल्सन करने वाला जो नियम है, वो गलत साबित। ठीक है। लेकिन हाइजीन की थ्योरी उस समय जो बताया था उन्होंने, तब ढूंढना शुरू हुआ कि हाइजीन साहब क्या बोले थे और थोड़ा उनकी बात सुनी। तो यहां से हम हाइजीन की थ्योरी डिस्कस। हाइजीन से रिफ्लेक्शन वाला कुछ सच्चाई लग रहा था सर नीचे, लेकिन रिफ्लेक्शन में बेचारा सच्चाई कहीं भी नहीं था, सब गलत गलत बात उन्होंने बताया और भूल झोंकने वाला बात बताया। इससे पता ये चलता है कि न्यूटन साहब को मोशन पे कितना पकड़ था। मोशन को वो बहुत अच्छे से हैंडल करते। हालांकि न्यूटन साहब और भी कई चीजें दिए, मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन दिए, विद्वान तो थे, जीनियस तो थे, नो डाउट। और आज के डेट में हम फिजिक्स का जो एक रूप पढ़ रहे हैं अभी, वो न्यूटन साहब का ही देन है। हालांकि न्यूटन साहब ने जो बताया है, और आज के समय जो फिजिक्स की जो डेवलपमेंट हो रही है, न्यूटन के एक एक नियम गलत है। जो आज हम लोग क्वांटम फिजिक्स की दुनिया में कदम रख दिए हैं, जिसमें सभी चीजें बिल्कुल अलग दुनिया में हमको ले जाता है। लेकिन तो फिजिक्स को अगर भागों में बांटा जाए तो इसको दो पार्ट कहते हैं, क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं और एक क्वांटम फिजिक्स कहते हैं। तो हम लोग जो फिजिक्स अभी पढ़ाई कर रहे हैं वो क्लासिकल फिजिक्स है, अकॉर्डिंग टू न्यूटोनियन मैकेनिक्स, है ना, न्यूटोनियन मैकेनिक्स। और क्वांटम फिजिक्स हो गया आइंस्टीन मैकेनिक्स, आइंस्टीन के नियम को वहां पर थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वगैरह लगा करके डिस्कस। तो ज्यादा कॉम्प्लेक्स है क्वांटम फिजिक्स जी, ज्यादा कॉम्प्लेक्स है क्या सर, ऐसा सुनते हैं? नहीं, कॉम्प्लेक्स नहीं है। जब आप उसमें डूबोगे तो बहुत बहुत मजेदार है। उसमें वेरिएबल बहुत ज्यादा है, वेरिएबल बहुत ज्यादा है। मतलब कि जब पार्टिकल चलेंगे तो उसके मास बदलेंगे, उसके लेंथ बदलेंगे, उसका डायमेंशन बदलेंगे, टाइम भी बदल जाएगा। यूनिवर्स वगैरह का बात होने लगता है सर? यूनिवर्स की बात होने लगती नहीं, वो तब लगता है जब पार्टिकल की स्पीड लाइट की स्पीड के कंपैरेबल। लेकिन हम लाइट की स्पीड कितनी है मोहित? 3 लाख किलोमीटर। हाँ, किलोमीटर का 3 लाख तो याद है, किलोमीटर याद है, उसके नीचे का है पर सेकंड। वाह, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, बिल्कुल सही। 3 लाख किलोमीटर पर आवर नहीं, पर सेकंड है। 3 × 10⁶ मीटर पर सेकंड लाइट की स्पीड है। 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। 10 पे पावर 8 सर।
हाँ 3 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 6 बोल दिए क्या? यस यस सर। सॉरी। तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड 3 into 10⁸ मीटर पर सेकंड लाइट की स्पीड। और हम लोग जिस ट्रेन में, जिस एरोप्लेन वगैरह में चलते हैं, उसकी स्पीड क्या है? 100-150 120 किलोमीटर प्रति घंटा। यस 20 किलोमीटर प्रति घंटा, यही है ना? यस सर। एरोप्लेन की स्पीड है 300 किलोमीटर प्रति घंटा, 400 किलोमीटर प्रति घंटा। लाइट की स्पीड के कंपेरेबल में ये सब की स्पीड एकदम नगण्य है। और जब नगण्य हो जाए तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स ही काम करे। और ये बात आइंस्टीन की मैकेनिक्स भी यही बात बताता है। अगर कोई पार्टिकल की स्पीड लाइट के कंपेरेबल में बहुत बहुत कम है तो मास चेंज लगभग नहीं करेंगे, डायमेंशन चेंज लगभग नहीं करेंगे, टाइम चेंज लगभग नहीं करेंगे। और यही बात तो न्यूटन साहब भी बोले। तो वहां पर जो क्लासिकल मैकेनिक्स है, जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स है, वो काम बखूबी करते हैं, जिसको हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है। आइंस्टीन साहब ने क्या बताया? आइंस्टीन साहब ने बताया कि मान लो यहाँ एक बल्ब, मान लो यहाँ एक बल्ब, ये बल्ब, ये बल्ब जब जलेगा तो चारों तरफ लाइट चलेगा। और यहां पर सपोज करो एक कोई जगह है, एक पॉइंट मान लो P। ये जो बल्ब से जो लाइट निकला, ये बल्ब से निकला हुआ लाइट P पॉइंट तक किस तरह आएगा, कैसे आएगा? लाइट की एनर्जी P तक तो पहुंचेगा। बल्ब से जब लाइट निकलेगा तो P तक पहुंचेगा ना। यस सर। तो P तक कैसे लाइट पहुंचेगा? फिर यहां से एनर्जी चल के P तक कैसे आएगा? एज ए वेव आएगा कि एज ए पार्टिकल है? वेव और पार्टिकल समझते हो? मतलब आप इसको मतलब साधारण विधि से समझने के लिए, जैसे मान लो कि तुम सिनेमा देखने के लिए गए, यहाँ पर टिकट काउंटर है और यहाँ 10 गो आदमी खड़ा है। चलो 10 गो नहीं, 1 2 3 4 5 गो आदमी खड़ा है। और यहाँ सपोज करो कि विवेक है और पीछे में मोहित है। ओके, तो विवेक टिकट का दाम है 200 रुपया। ओके, तो विवेक को 50 रुपया कम हो गया, 150 रुपया विवेक के पास। तो विवेक बोला कि मोहित तुम्हारे पास है 50 रुपया। मोहित तो पैसा वाला है, तो बोला हाँ है मेरे पास 50 रुपया। तो विवेक बोला लाओ हम तुमको बाद में दे दें। मोहित जो है अपना 50 रुपया को आप एक एनर्जी मान लो। तो इस एनर्जी को तुम विवेक के पास कैसे पहुंचाओ? तो 2 तरीका है। एक तरीका है, ये जो 50 रुपया है उसको थोड़ा सा छोटा सा पत्थर में बांध दो और विवेक की तरफ फेंक दो, है ना? तो ये जो फेंक दिया डायरेक्ट, तो ये क्या हो गया? पार्टिकल। जो एनर्जी गई मोहित से विवेक के पास एज ए पार्टिकल फॉर्म। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है कि मोहित 50 रुपया आगे वाले को दिया, बोला कि भाई आगे बढ़ा दो। ये आगे वाले को दिया, वो बोला आगे बढ़ा दो। ये आगे वाले को दिया, वो बोला आगे बढ़ा दो। और इस तरह से 50 रुपया विवेक के पास पहुंचा। तभी तो पहुंचा। तो इस तरह से जो पहुंचा, ये क्या बोलेंगे? वेव बोलेंगे। तो लाइट यहाँ सोर्स से जो शुरू हुआ वो P पॉइंट तक कैसे गया? अपनी एनर्जी कैसे ले गया? एज ए वेव ले गया कि एज ए पार्टिकल ले गया? डायरेक्ट चला गया कि वेव की फॉर्म में?
बात को हाइजीन साहब कहते हैं, यहाँ से जो लाइट निकला वो पी पॉइंट तक जो गया वो एज ए वेव गया, नॉट एज ए पार्टिकल। द लाइट travels from source to destination. Destination क्या है? P. As a wave. और वेव के रूप में जाने के लिए क्या नियम है? यहाँ पर ये सब मीडियम होना चाहिए ना, ये सब जो ये जो ए है, ये जो बी है, ये जो सी है, ये सब मीडियम है ना। मीडियम रहेगा तभी तो चलेगा। तो यहाँ पर मीडियम कौन सा है? कौन मीडियम इसको वेव के रूप में सोर्स से डेस्टिनेशन पी तक पहुंचाए? तो बोला जो मीडियम मटेरियल है यहाँ पे, जो हवा है, जो पानी है, जो शीशा है, उसके जो पार्टिकल्स हैं वो लाइट को ट्रेवल कराएगा। यहाँ जो पार्टिकल, मीडियम पार्टिकल्स हैं, जो हवा है, जो पानी है, वो लाइट की एनर्जी को कैरी करेगा। और एक पार्टिकल दूसरे को, दूसरा पार्टिकल तीसरे को, तीसरा पार्टिकल चौथे को, चौथा पांचवें को, पांचवा छठे को, इस तरह से दे के एनर्जी को पी तक पहुंचाए। इसका मतलब कि लाइट को सोर्स से पी तक पहुंचने के लिए मीडियम चाहिए। जी यस सर। तो एज ए वेव, तो कौन सा वेव? मैकेनिकल। इस मीडियम, जिस वेव को चलने के लिए मीडियम जरूरत है, तो क्या बोलते हैं? जे मैकेनिकल। वेव से चलेगा और वो वेव मैकेनिकल है ना। मैकेनिकल वेव which requires medium material to carry the energy, to pass the energy of light. Okay. फिर हाइजीन साहब ने क्या बोला? हाइजीन से पूछा गया कि भाई जो सूर्य से लाइट निकलता है और धरती तक फिर कैसे आता है? सूर्य और धरती के बीच में कई ऐसे दरमियान है जहां कोई मीडियम नहीं है, वैक्यूम है। उस वैक्यूम को लाइट कैसे पार किया? वहां तो मीडियम नहीं है, तो वहां लाइट को कौन कैरी कराया? तो हाइजीन साहब बोलते हैं कि आप जो यहाँ बैठे बैठे उस को वैक्यूम कह रहे हो, एक्चुअली वो वैक्यूम नहीं है, वो एक स्पेशल मीडियम है, जिस मीडियम को उन्होंने नाम दिया ईथर। क्या नाम दिया? ईथर। और वैक्यूम हाइजीन considered it as a medium, namely it having very high elasticity and very low density। वो जो ईथर मीडियम है उसके बारे में बोला कि वो मीडियम की इलास्टिसिटी बहुत 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 ज्यादा है और उसकी डेंसिटी बहुत बहुत कम है ना। सो दैट इतना कम है डेंसिटी और इतनी हाई है इलास्टिसिटी, इस प्रकार है द स्पीड ऑफ वेव। स्पीड ऑफ वेव का फॉर्मूला होता है E/ρ, मैकेनिकल वेव। स्पीड ऑफ वेव
in this medium is maximum and is equal to 10 with the power. 3 into 10 to the power 8 meter per second. बाद में इस पूरे घटना, इस पूरे मतलब कि जो ये है थ्योरी है, गलत साबित हो गया लेटर ऑन। The medium like ether is disproved experimentally. माइकलसन एंड मोरले, साइंटिस्ट का नाम है माइकलसन एंड मोरले। उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके यह साबित किया कि जो हाइजीन साहब ईथर के बारे में बोल रहे हैं कि उसके पास इतनी इलास्टिसिटी, इतनी कम डेंसिटी है कि स्पीड इतना अचीव हो सकता है, ऐसा कोई मीडियम एग्जिस्ट नहीं कर सकता जिसके पास इतनी ज्यादा इलास्टिसिटी हो, इतनी कम डेंसिटी हो कि इतनी स्पीड अचीव की। और उन्होंने ये बात को ऐसे ही मुंह से नहीं रात में सुत के सुबह उठ के बोल दी, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और ये एक्सपेरिमेंट करके उन्होंने प्रूफ किया कि ईथर लाइक मीडियम इज नॉट एक्सपेरिमेंट। फिर बाद में इट इज ऑल्सो फाउंड दैट phenomena of polarization, घटना है लाइट के साथ पोलराइजेशन की फिनोमेना है ना। फिनोमेना पोलराइजेशन कैनॉट प्रूव बाय हाइजीन्स वेव। हाइजीन्स की वेव थ्योरी से हम पोलराइजेशन की फिनोमेना को प्रूव नहीं कर सकते। और इस तरह हाइजीन की जो मैकेनिकल वेव थ्योरी है वो आगे जाके ध्वस्त हो। बाद में एक थ्योरी और आया, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, जिसको हम कहते हैं मैक्सवेल्स वेव थ्योरी, मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, जिसमें क्या बोला गया, इसमें बोला गया कि लाइट travels as a non-mechanical wave for which no medium is required. No medium is required for its propagation. इसके चलने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं है। तो ईथर टाइप का जो मीडियम लेने की बात खत्म हो गई। मैक्सवेल साहब ने बताया, उन्होंने बताया कि द लाइट प्रोपेगेट एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो लाइट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह चलती, in which the electric and magnetic field oscillate. जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ओसिलेट करते हैं।
और अपने इस थ्योरी से है ना, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन phenomena are proved successful. जो फिनोमेना हाइजीन साहब के थ्योरी से प्रूव नहीं हो रहा था, हाइजीन साहब से कौन कौन प्रूव हो रहा था? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन। ये वाली फिनोमेना प्रूव नहीं हो रहा था हाइजीन से, लेकिन मैक्सवेल की थ्योरी से ये भी फिनोमेना, बाकी सबके साथ ये भी फिनोमेना प्रूव। अब इसमें एक और पेंच आया। एक पेंच ये आया, द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो लाइट के साथ एक और घटना घटती है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फिनोमेना is not proved by Maxwell's wave. मैक्सवेल की वेव थ्योरी से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के फिनोमेना प्रूव नहीं है। Which can be proved by particle nature of light. बाद में आइंस्टीन ने लाइट को एज ए पार्टिकल के रूप में लेकर के फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के फिनोमेना को सक्सेसफुली करके दी। ये सारे जो है वो पूरी घटना चक्र है। तो अब हम लाइट को क्या कहें? एज ए वेव कहें कि एज ए पार्टिकल कहें? अब तो साइंटिस्ट का दिमाग चकरा है। और अगर हम पार्टिकल कहते हैं, जो आइंस्टीन साहब ने पार्टिकल के साथ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के फिनोमेना को प्रूव किया, अगर हम पार्टिकल ही सिर्फ कहें तो फिर ये रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये फिनोमेना साबित नहीं। पार्टिकल नेचर से सिर्फ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के फिनोमेना। तो बाद में ड्यूवेल थ्योरी आया। कौन थ्योरी आया? ड्यूवेल थ्योरी। जिसके बारे में कहा गया लाइट प्रोपेगेट एज ए वेव, light propagate as a wave as well as so it is known as, it is called as vehicles. वेव और पार्टिकल का कॉम्बिनेशन से कहा गया वेव। साइंटिस्ट को तब लगा कि हो ना हो लाइट में डुअल प्रक्रिया है, डुअल प्रकृति। तो जब चाहे वेव के रूप में काम करता है और जब मर्जी उसका होता है तो वो पार्टिकल के रूप में परिवर्तित होता है। पार्टिकल वो ना हो लाइट के साथ कुछ ऐसी घटनाएं, लाइट के साथ ये गुण समाहित है कि वो एज ए पार्टिकल एज वेल एज ए वेव के रूप में काम करने की क्षमता रखता है। तो फिर उसके बाद ढूंढा गया
क्या सिर्फ लाइट में ही डुअल प्रकृति है, या इस प्रकृति में और भी कई ऐसे चीजें हैं जिसके पास डुअल प्रवृत्ति है जो हम नहीं जानते? तो बाद में ये पता चला ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो प्रोटॉन्स हैं और जो बहुत छोटे छोटे मैटर पार्टिकल्स हैं, वो भी एक वेव के रूप में काम करते हैं। इस बात को साबित किया डी ब्रोगली ने ये साबित किया कि जो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के चारों तरफ चक्कर काटते हैं वो भी डिफ्रैक्ट हो सकते हैं। और आपको पता है अगर कोई डिफ्रैक्ट हो सकता है तो वो एक प्रकार का वेव के रूप में काम कर सकता है। जो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के चारों तरफ चक्कर काटते हैं, जो हम इसको सीधा सर्कुलर मोशन में लेते हैं, एक्चुअली में वो पूरी तरह सर्कुलर मोशन में नहीं लेते, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे चलते हैं। दिख रहा है? यस सर। पार्टिकल तो है ही, ये पहले से ही जग जाहिर है कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, लेकिन ये वेव के रूप में भी काम करते हैं। और इस इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर को बोला गया मैटर वेव। कौन वेव? जो मैटर है, इलेक्ट्रॉन एज ए पार्टिकल है, लेकिन वो कुछ खास परिस्थिति में वेव के रूप में काम। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये सब का जो वेव नेचर है, इस सब को हम कहते हैं मैटर। ठीक है, ये था ड्यूअल नेचर। हाइजीन का एक घटना हम लोग डिस्कस करेंगे ना, लाइट के साथ वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे चलाया, ये हम डिस्कस थोड़ा करते हैं, थोड़ा वेव फ्रंट की थ्योरी से डिस्कस। ये वाला ये था वेव के साथ, वेव कैसे हम लोग के लाइट के साथ जुड़ा। सबसे पहले वेव के रूप में जोड़ने वाले हाइजीन्स थे, बाद में, बहुत बाद में मैक्सवेल की थ्योरी आई। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में इसके जो वेव फ्रंट थियरी है और हाइजीन्स की जो वेव थियरी से हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन कैसे साबित करेंगे, ये सब भी नेक्स्ट क्लास में सीख। न्यूमेरिकल, ये सब थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस आएंगे जो आपको मैंने अभी डिस्कस किया। न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है इंटरफेरेंस और पोलराइजेशन। ये दो से ज्यादातर न्यूमेरिकल्स मिलते हैं।